किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता है जिस तक वह पूर्ण रूप से ग्लोमेरुलस निस्यन यानी छनित्र से अलग अवशोषित हो जाता है। फिर सुनेंगे, किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता, यानी रुधिर में कोई पदार्थ कितनी अधिक मात्रा में घुला हुआ है जिस तक वह पूर्ण रूप से ग्लोमेरुलेशन से अवशोषित हो जाता है, यानी अधिक से अधिक मात्रा में वो केशिका गुच्छों द्वारा अवशोषित हो सके। इसको क्या बोलते हैं? वृक्कीय दहली मान, कितनी मात्रा में वो अवशोषित होता है। अब देखिए कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में अवशोषित होते हैं। ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, कीटोन है, विटामिन है, ये उच्च दहली पदार्थ कहलाते हैं। उच्च दहली पदार्थ, इनका मान अधिक होता है तो इनके अवशोषण दर भी ज्यादा होगी। जबकि जल है, खनिज लवणों का अवशोषण कम मात्रा में होता है क्योंकि इनको तो बाहर निकालना होता है, तो इनको ज्यादा अवशोषण करना ही नहीं है। इससे क्या बोलेंगे? निम्न दहली पदार्थ, क्योंकि इनका अवशोषण कम मात्रा में होता है। और यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन सल्फेट, ये ऐसे पदार्थ है जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता, तो ये क्या कहलाएंगे? अदहली पदार्थ। तो हानिकारक है और इनको शरीर से बाहर ही निकालना है, तो इनको अवशोषण बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो एक तो दहली पदार्थ। अब आ रहा है हेनले लूप में पुनः अवशोषण, ठीक है ना। अब आप डायग्राम को देखते हैं। अब हेनले लूप में आप फिर इधर आ जाइए डायग्राम पर। अब तक जो भी अवशोषण बताया था मैंने, ये पीसीटी में बताया था, ये आपने ना समीपस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ से जो छनित्र आया उनका अवशोषण केवल यहाँ पीसीटी में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया, इसके अंदर क्या है, सूक्ष्मांकुर है, तो ज्यादा ज्यादा अवशोषण करके वापस भेज देते और वो निकल करके कहाँ चला जाता है, वो अपवाही धमनी द्वारा शरीर में पहुंच जाता है। अब यहाँ से जो छन करके आएगा पदार्थ, वो देखो इनमें आएगा नीचे हेनले लूप में, तो यहाँ तक आकर के कुछ पदार्थों का अवशोषण होगा। फिर आरोही इसमें जाएंगी वाहिकाओं में, तब भी यहाँ पर अवशोषण होगा, कुछ पीसीटी में, और फिर ये संग्रह नलिका यहाँ पर कलेक्टिंग होगा। तो अभी अपन इसके बारे में बता रहे हैं, हेनले लूप और पीसीटी। बता दें यहाँ कितना अवशोषण हो रहा है। हेनले के लूप में पुनः अवशोषण, हेनले के लूप के विभिन्न भागों में अवशोषण निम्न प्रकार से होता है। तो साफ भी नहीं आती, कई बार क्या है प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें देखो आरोही अवरोही नीचे की ओर जाने वाली भुजा है और आरोही ऊपर की ओर जाने वाली भुजा है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, आप उसमें से देख लेंगे। अवरोही भुजा में अवशोषण, इस भाग में रुधिर, प्लाज्मा तथा छनित्र दोनों ही परासरणीयता समान होती है। रुधिर और प्लाज्मा दोनों का जो परासरण मान होता है वो समान होता है, ठीक है ना। तो ये समपरासरणीयता, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, साफ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अब सही दिख रहा है। पराशरणीयता सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के कारण होती है। इन दोनों रुधिर और प्लाज्मा का जो पराशरण दाब है समान हो गया। अब इस पराशरण दाब का कुछ तो फायदा है, इस भुजा की जो भित्तियां होती हैं वो यूरिया, सोडियम तथा अन्य आयनों के लिए तो क्या होती है, कम पारगम्य होती है, और जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। तो जल तो इनमें से निकल करके आगे की नलिकाओं में भेज दिया जाता है, और कुछ पदार्थ जो होते हैं उनका अवशोषण होता रहता है। चूंकि यह भाग जो होता है मध्यांश में स्थित होता है, वृक्क के मिडुलम में धसा रहता है, और यहाँ सोडियम आयनों की ज़्यादा अधिकता होती है। भाई आयन अधिकता जब तो सांद्रता ज़्यादा होगी, और इस कारण जो जल है वो अंतराली स्थानों से केशिकाओं की रुधिर में पहुंच जाता है। परिणाम स्वरूप छनित्र अति परासरणी हो जाता है। अति परासरणी का मतलब जो यूरिन है यानी जो मूत्र है, उसमें ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में घुल जाएंगे, तो इनकी जो सांद्रता बढ़ जाएगी। तो सांद्रता बढ़ जाएगी तो जो छनित्र है यानी जो मूत्र है वो कैसा हो जाएगा, अति परासरणी हो जाता है। अवरोही भुजा यानी नीचे वाली तरफ, डायग्राम बताई हुई ना, इन भुजा में इस वजह की बात चल रही थी। तो इसमें क्या है, जो मूत्र है, जो छनित्र पदार्थ इसमें निकल के आएगा वो अति परासर होगा। अब हेनले लूप की ऊपर की तरफ जाने वाली जो भुजा है ना, आरोही, इस भुजा में ये आरोही होती है, इसमें छनित्र जा रहा है। अब हम इसमें देखेंगे किस किस चीज़ का अवशोषण हो रहा है। भाई यहाँ तो जो जल है और कुछ छनित्र निकलता है, बाकी पदार्थ वापस अवशोषित होकर के पहुंचा दिए जाते हैं। अब आरोही भुजा की बात करें,
इस भुजा की जो भित्तियां होती हैं जल के लिए अपारगम। अब देखिए पीसीटी में तो क्या थी, वो जल के लिए पारगम्य थी, यहाँ उल्टा है, ये जल के लिए अपारगम्य, जल नहीं निकल रहा है इसमें से। परंतु सोडियम क्लोराइड के लिए पारगम, उसका जस्ट अपोजिट है। वो सोडियम क्लोराइड के लिए कैसी थी, अपारगम, और जल के लिए अधिक पारगम थी। ये उल्टा है, ये जल के लिए अपारगम और सोडियम तथा क्लोराइड के लिए पारगम में। ये सोडियम क्लोराइड इससे दूरस्थ कुंड नलिका से छनित्र होकर के रुधिर में पहुंच जाएंगे। अतः यहाँ छनित्र से सोडियम क्लोराइड विसरण द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी मूत्र में से बाहर कर दिए जाते हैं। उपयोगी पदार्थ शरीर में पहुंचाना जरूरी होता है। अतः अब जो विलयन जो मूत्र छनित्र था वो कैसा हो गया, समपरासरणी हो गया, इन दोनों की सांद्रता बराबर होगी। परंतु निस्यंद यानी छनित्र की मात्रा वही रहती है, मात्रा में परिवर्तन नहीं आ रहा, केवल पदार्थ अवशोषित हो रही हैं। आरोही भुजा की जो भित्तियां होती हैं वो यूरिया के लिए, जल और अन्य विलेयों के लिए कैसी हो जाती है, अपारगम। ऊपर ये तो बताया था अपारगम होती है जल के लिए। इसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड सक्रिय अभिगमन द्वारा निस्यंद से छनित्र से वृक्कों के मेडुला भाग, मध्यांश में के ऊतकीय भागों में, ऊतकीय द्रव में पहुंच जाते हैं और विसरण द्वारा फिर वहां से कहाँ चले जाते हैं, रुधिर में चले जाते हैं। और अंत में निस्यंद कैसा हो जाता, अल्प पराशरी। क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ये इनकी वजह से वो सांद्रता अधिक थी, अब ये तो पहले कहाँ चले गए, विसरण के द्वारा मध्यांश भाग में, और मध्यांश से फिर ये सीधे रुधिर में पहुंच गए। अब जब पदार्थ ही छनित्र में से मूत्र में से निकल गए तो विलयन पहले तो इनकी वजह से अति पराशरी था, अब फिर बीच में कैसा हुआ, समपराशरी, और अब कैसा हो गया, अल्प पराशरी हो गया। अब जो आ रही है डीसीटी यानी उधर दूरस्थ कुंड नलिका में क्या हो रहा है, इस भाग में भी जो फिल्टर सांद्रता घट जाती है तो छनित्र कैसा होता है, ज्यादा तनु हो जाता है। तो न तनु निस्यंद में सोडियम तथा क्लोराइड आयनों का पुनः अवशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा किया जाता है। यानी इस भाग में भी जो डाइल्यूट फिल्टर है उसमें से सोडियम और क्लोराइड आयनों का फिर से अवशोषण हो रहा है, और वो भी सक्रिय परिवहन द्वारा, यानी कि उसको ऊर्जा के द्वारा वापस रुधिर में पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है संग्रह नलिका में पुनः अवशोषण, लास्ट वन। इस भाग की अग्र भाग की भित्तियां, इस भाग में जो अग्र भाग की भित्तियां होती हैं वो तो होती हैं जल के लिए पारगम और पारगम होती है। अतः निस्यंद से जो जल है, जल अणुओं का पुनः अवशोषण संग्रह नलिका में ही किया जाता है, जिसमें निस्यंद पुनः अति पराशरी हो जाता है। अब ये कह रहा है कि जो मूत्र आ रहा है उसमें से मूत्र में जो जल है, तो ज़्यादा जल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर नहीं जाए तो जल का अधिकांश भाग भी इस दूरस्थ जो संग्रह नलिका है इसके द्वारा अवशोषण हो रहा है। तो जल का अधिकांश भाग अवशोषण हो गया तो विलयन कैसा हो गया, पुनः अति पराशरी हो गया। तो जल तो निकल गया, तो जल की वजह से विलयन कैसा हो रहा था, तनु हो रहा था। अब क्या हो रहा, फिर से अति पराशरी हो गया। संग्रह नलिका का जो अंतिम भाग होता है, संग्रह नलिका का अंतिम भाग यूरिया के लिए पारगम होता है। भाई अगला भाग तो जल के लिए हो गया और दूसरा हो गया यूरिया के लिए, पारगम हो जाता है, जिससे यूरिया बाहर निकलकर मध्यांश ऊतकी द्रव की पराशरता को बढ़ा देता है। ठीक है ना। अब आ रहा है उत्सर्जन या स्रावण। तीसरा जो अपना भाग था इसका स्रावण, तो बताया था ना तीसरा। पुनः अवशोषण कहाँ हो गया, अब नलिका उत्सर्जन यानी कि स्रावण। अब जो मूत्र है बिल्कुल प्योर, उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा, तो वो क्रिया क्या कराएगी अपनी, स्रावण। हेनले लूप के समीप भागों पीसीटी तथा डीसीटी की जो उपकलाएं हैं, उपकला कोशिकाएं हैं, दीर्घ आणविक अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से लेकर के
सक्रिय अभिगमन क्रिया के द्वारा वृक्क नलिकाओं की गुहा में मुक्त कर देती है, छोड़ देती है, डाल देती है। यह प्रक्रिया नलकीय श्रावण कहलाती है। यानी कि अब तक जो ग्लोमेरुलस था, पीसीटी, समीपस्थ कुंभित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंभित नलिका, इन सभी से केवल उपयोगी पदार्थों का तो अवशोषण होता रहा, लेकिन जो फिल्टर है, छनित्र जो है, नलकीय श्रावण जिसको बोलते हैं, मूत्र जो है वो कहाँ आएगा? संग्रह नलिका। संग्रह नलिका में से भी जल का अधिकांश अवशोषण हो ही गया। तो ये वृक्क नलिकाओं की गुहा में जब सारे ये अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ दिया जाता है तो ये प्रक्रिया है नलकीय श्रावण, नलिकाओं में मुक्त करना है, क्योंकि शरीर से इनको बाहर निकलना होता है। अब ये हानिकारक पदार्थ जैसे रंगा पदार्थ, औषधियाँ, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, या तो परानिस्यंदित प्रक्रिया के छन छन नहीं पाते, या फिर रुधिर में ही समस्थैतिकता को बनाए रखने के लिए इनकी मात्रा को कम करना आवश्यक होता है। इसीलिए इन्हें रुधिर से बाहर कर दिया जाता है। फिर से सुनेंगे, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं जैसे रंगा पदार्थ है, औषधियां हैं, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, या तो परानिस्यंदन की प्रक्रिया के द्वारा छन ही नहीं पाएंगे, नहीं छनते तो शरीर में रह जाएंगे, या फिर रुधिर में इनकी समस्थता बनाए रखने के लिए इनकी मात्रा को कम करना आवश्यक होता है, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। यही क्या कहलाता है? श्रावण कहलाता है। तो ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने तैयार कर दी है, तो इसको अपलोड होने के बाद सेंड कर दूंगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। थैंक यू।